डिजिटल लैंडिंग के मोर्चे पर रिजर्व बैंक कुछ नरम पड़ा है। रिजर्व बैंक ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी व्यवस्था को डिजिटल लैंडिंग स्पेस में लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ये शर्तों के साथ लागू हुए हैं, शर्तें अभी भी सख्त की गई हैं। इससे पहले आरबीआई लैंडिंग की व्यवस्था में डिजिटल लोन देने वाली ऐप्स को किसी भी तरीके से इस मॉडल के साथ भी काम करने देने को तैयार नहीं थी। ये मॉडल कैसे काम करता है? इसमें डिजिटल लोन देने वाली ऐप किसी फाइनेंस कंपनी या बैंक के एजेंट की तरह काम करती हैं और डिफ़ॉल्ट का जोखिम वो खुद वहन करती हैं। यानी कि वो जितना लोन दिलाती हैं बैंक से या फाइनेंस कंपनी से, उसका जो जोखिम है वो खुद वहन करती। सर, आरबीआई ने ये यू टर्न क्यों लिया? ये एक तरह से आरबीआई की तरफ से आई जो कल रात की घोषणा थी शुभम, ये फिनटेक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि भारतीय फिनटेक इंडस्ट्री यहाँ से वापसी कर सकती है, जिसको फिनटेक इज बैक की बात कही जा रही थी। भारत की फिनटेक कंपनी अपना भविष्य ट्रांजैक्शंस में, भुगतानों में नहीं देख रही है, क्योंकि भुगतानों में यूपीआई के जरिए आने वाले रेवेन्यू से कुछ नहीं मिलता। कंपनियां ये चाहती थी कि उन्हें डिजिटल लेंडिंग की, लोन देने की सुविधाएं दी जाएं, और हाल फिलहाल में कुछ कंपनियों के जो फिनटेक कंपनियां हैं उनके अगर हमें नतीजों में बढ़ोतरी दिखाई दी है तो लोन के कारण दिखाई दी। इसमें पेटीएम एक उसका उदाहरण है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस व्यवस्था के तहत रिजर्व बैंक ने एक तरह से शैडो बैंकिंग का एक नया अध्याय आज से खोल दिया है। तो भारत में अब शैडो बैंकिंग के दो हिस्से हैं। एक मुख्य धारा की बैंकिंग है जिसमें कि बड़े बैंक हैं, शैडो बैंकिंग का दूसरा हिस्सा एनबीएफसीज है, और तीसरा वो फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग कंपनियां होंगी। इनसे कहा गया है कि ये लोन अमाउंट का 5% हिस्सा, लोन वैल्यू का 5% हिस्सा जो डिफॉल्ट गारंटी है उसके तौर पर बैंक के पास जमा करेंगी। प्रक्रिया ऐसे काम करेगी कि कोई एक फिनटेक लेंडिंग ऐप है जो किसी को कर्ज देता है, वो जिसको कर्ज दिला रहा है उस कर्ज के अमाउंट की 5% की रकम वो एफडी के तौर पर या बाकी साधनों के तौर पर उस बैंक में जमा करेगा जिस बैंक का लोन वो उसे दिलवा रहा है। इसके साथ भारत में लोगों तक कर्ज पहुंचाने के लिए लेंडिंग का एक नया दरवाजा भी खोला जा रहा है। यह भी कहा गया है कि इस तरीके के समझौते इन कंपनियों को, जो डिजिटल लेंडिंग कंपनियां हैं, डिजिटल लेंडिंग ऐप हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, इन्हें अलग अलग जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ समझौते करने पड़ेंगे। इन कंपनियों में इसमें केवल बैंक ही शामिल नहीं है, सरकारी या निजी बैंक ही शामिल नहीं है, बल्कि शुभम इसमें एनबीएफसीज भी शामिल हैं, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी शामिल हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी शामिल हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो अर्बन एरिया के वो भी शामिल हैं, राज्यों के कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं। यानी पूरा बैंकिंग स्पेस अब डिजिटल लेंडिंग के जरिए की सुविधाओं का, फिनटेक की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेगा और उनके जरिए वो लोन दे सकेगा। उस लोन के बदले उन्हें एक किस्म की गारंटी फिनटेक लेंडिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी जो उनके पास जमा की जाएगी। इससे माना जा रहा है कि भारत की फिनटेक कंपनियों को सर्वाइव करने का एक मॉडल मिल गया है, क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल में अभी तक लेंडिंग से, कर्ज से आने वाली कमाई की उम्मीद नहीं दिखती थी। अभी उनका के ज़्यादातर का संचालन केवल ट्रांजैक्शंस पर निर्भर थे। तो यहाँ से भारत में कर्ज का एक नया बाजार खुलेगा। आमतौर पर डिजिटल लेंडिंग कंपनियां एनबीएफसी कंपनियों की तरह बैंकों से सस्ती दर पर कर्ज लेती हैं और आगे महंगी दर पर ग्राहकों को कर्ज देती हैं, जैसा कि एनबीएफसीज के साथ होता है। तो बैंक अब एनबीएफसीज को भी कर्ज का जरिया बनाएंगे, एनबीएफसी और बैंक डिजिटल लेंडिंग कंपनियों को भी कर्ज बांटने का जरिया बनाएंगे, एनबीएफसीज भी इनका इस्तेमाल करेंगे। सर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। रिजर्व बैंक ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी तक उनके जो बकाए कर्ज थे, जिनको एमएनपीए कहते हैं तकनीकी भाषा में, उनके सेटलमेंट के लिए, उनकी जो स्ट्रेस एसेट होती थी, उनके सेटलमेंट के नियम स्पष्ट नहीं थे। तो अब जो फंसे हुए कर्ज के निस्तारण की, निपटान की प्रक्रिया सरकारी बैंकों पर लागू होती है, लगभग वैसी ही प्रक्रिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होगी। यानी शहरों में चलने वाले जो कोऑपरेटिव बैंक है, इन्हें भी उसी तरीके से जैसे कि सरकारी बैंकों को या प्राइवेट बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को अपने बकाया लोन एसेट्स को एडजस्ट करने का, सेटल करने का की व्यवस्था दी जाती है, वो इनके पास भी होगी। ये वन टाइम सेटलमेंट कर सकेंगे, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे। ये माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनके पास एनपीएस बड़े हैं और वो उनके डूबने का खतरा होता है, उसे बचाने में मदद मिलेगी। यानी अब लोन एसेट्स की रिस्ट्रक्चरिंग का दायरा पूरी तरह से कोऑपरेटिव बैंकों तक भी फैल गया है।